नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचारक की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं उड़ान IAS एकेडमी में जो हमारे यहाँ बैचेस चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये कॉम्बो बैच है आरक्षक, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए, जो 3 फरवरी क्या है चालू हो रही है। बैचेस मॉर्निंग की बैचेस है। आप स्क्रीन में जो दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो बैच है वो सब इंस्पेक्टर की है 3 फरवरी से। ये क्या है, दोपहर की बैच है 11 से 2 वाली। और इसके लिए भी आप एडमिशन के लिए है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और ये जो प्रयोगशाला परिचारक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 30 जनवरी 2025 से चालू हो रहा है। ठीक है। और ये क्या है, मॉर्निंग मतलब 11 से 2 वाली बैच है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपको बता देता हूं। प्रयोगशाला परिचारक में देखिएगा जो साइंस सब्जेक्ट है, प्रयोगशाला परिचारक में जो क्या है साइंस सब्जेक्ट है, वो साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या देखिएगा हमको जो पढ़ना है, वो बायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो जूलॉजी और बॉटनी 2 सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है। बुक वगैरह की जानकारी क्लास स्टार्ट होगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्या है क्वेश्चन बन सकता है, संभावित जो पैटर्न क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी में हम लोग देखिएगा क्या क्या पढ़ना है हमको। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, जंतु विज्ञान का है सिलेबस। दो पार्ट में डिवाइड रहता है ये, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। तो जंतु विज्ञान में हम लोग को क्या करना है, कोशिका, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। इसको पढ़ना है आपको सबसे स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए आपको। तो सेल का क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, पोषण एवं पाचन तंत्र, न्यूट्रिशन एवं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मनुष्यों में रोग, ह्यूमन डिसीजेस, मनुष्यों में रोग, ह्यूमन डिसीजेस। तो इतने टॉपिक को हम लोग ना जूलॉजी के लिए पढ़ेंगे जंतु विज्ञान में, और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पौधों के हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, जड़ एवं तने का रूपांतरण, रूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशन, पौधों में दोहरा निषेचन एवं प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अनुवांशिकी, जिसमें हम लोग को क्या है मेंडल्स लॉ को पढ़ना है। ठीक है, जेनेटिक्स में। तो ये क्या है, मोटा मोटी एक ना सिलेबस है हमारा। इसके अंदर के भी सब टॉपिक है, इसके अंदर के भी सब टॉपिक है जो हम लोग क्या है क्लास में डिस्कस करेंगे जब क्लासेस स्टार्ट होगी। तो ये मेन जो टॉपिक है उसको मैंने आपको बताया। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क प्रोटीन है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें ना प्रोटीन का नाम पूछा जाता है, लैक्टोजन, मायोसिन, कैसीन और रेनिन। तो इसमें से कौन सा प्रोटीन है जो मिल्क में पाया जाता है। तो मिल्क में पाया जाने वाला देखिएगा क्या है, यदि आपको इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पता है तो टिक कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो अपना इलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है इसके बारे में। तो जैसे कि क्या, मायोसिन प्रोटीन तो ना मसल में पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेनिन तो एक प्रकार का एंजाइम होता है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लैक्टोजन का संबंध क्या है, हाँ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो लैक्टोजन और कैसीन से। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ध्यान रखिएगा क्या है, यूजुअली मैं बता रहा हूं प्रोटीन को याद करने का तरीका क्या है, स्पेलिंग उसकी ना लास्ट में IN आती है। जैसे प्रोटीन जो आप देखते हैं, प्रोटीन की स्पेलिंग में क्या है, IN आता है। तो वैसे ही क्या है, प्रोटीन का जो एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ना उसकी ना स्पेलिंग में IN लास्ट में जरूर रहता है, बट ये हमेशा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, बट हमेशा नहीं होता, इसके अपवाद भी हैं। तो यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैक्टोजन और क्या है, कैसीन। तो कैसीन प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे इलिमिनेट करके भी क्या है क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट फैक्ट पता है तो उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, यकृत मतलब लीवर में, किंतु इसका संग्रह मतलब स्टोरेज कहां पे होता है। तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेशन के दौरान ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है कि वो स्टोर कहाँ पे होता है ह्यूमन बॉडी में, लीवर में, स्प्लीन में, लीवर एंड मसल, ए और बी दोनों। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली लीवर पे होता है, ये जो प्रोसेस होता है डेफिनेटली लीवर पे होता है। लेकिन लीवर के अलावा क्या होता है, हमारे मसल में, हमारी मांसपेशियों में भी क्या होता है, ये ना जमा हो जाता है। तो इसका ना ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। यूजुअली देखिएगा आप पढ़ोगे है ना, तो आप देखोगे कि ना फैक्ट यही मिलेगा आपको कि लीवर में क्या डिपॉजिट हो जाता है, फैट या जमा हो जाता है। बट लीवर के अलावा हमारे मसल में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो इसमें सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिबेलम, डायनसेफलॉन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट है। देखिएगा जो भी हम लोग चीजों को ना याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, रिकॉल करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं, सेरिब्रम के थ्रू होती है। सेरिब्रम क्या होता है, स्मृति का केंद्र है। ठीक है, सेंटर ऑफ मेमोरी। तो सेरिब्रम क्या होता है, स्मृति का केंद्र होता है। तो सेरिब्रम स्मृति का केंद्र या सेंटर ऑफ मेमोरी है। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या होता है, सेंटर ऑफ मेमोरी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? ये क्या है, बॉटनी का क्वेश्चन है, प्लांट सेक्शन से। ठीक है, ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, पौधों के तनों में, जड़ों में जब उसका सेक्शन कट किया जाता है, आपने इसको देखा भी होगा, कहीं कटा हुआ बड़ा सा जो पेड़ रहता है तो उसमें ना रिंग डेवलप, ऐसा रिंग बना हुआ रहता है, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का। ठीक है, तो क्या होता है, पौधों में क्या होता है, कोशिकाएं रहती हैं। ये एक है जाइलम कोशिकाएं, जाइलम कोशिकाएं क्या करती, जल का परिवहन करती। और क्या होता है, फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं। तो फ्लोएम कोशिकाएं क्या करती है, भोजन का परिवहन करती है। ठीक है, तो जाइलम क्या है, जल और क्या है, खनिज का, और फ्लोएम भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ये दोनों कोशिकाएं हैं और ये दोनों कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक, तो इसको बोला जाता है संवहन उत्तक या वेस्कुलर टिश्यू। तो इसको क्या बोला जाता है, वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वेस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक। जब पौधा बड़ा होता जाता है तो समय के साथ क्या होता है, ये ना धीरे धीरे क्या है, रिंग ना बनती जाती जाइलम और फ्लोएम की। इसी को ना एनुअल रिंग बोला जाता है, वार्षिक वलय। और इसी वार्षिक वलय को गिन करके वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है कि 20 साल, 30 साल, 40, 50, 100 साल कितने साल का है। और विज्ञान की वो शाखा जो एनुअल रिंग या वार्षिक वलय को गिनती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो वार्षिक वलय की गणना जिसमें की जाती है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो जो किससे बना है, ये ग्रोथ रिंग, जाइलम और फ्लोएम दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, बॉटनी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये डबल फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट का है। ठीक है, तो अलग अलग क्या है, पार्ट रहते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, फल में। ठीक, तो उसी में से क्या है, नारियल का पूछा गया, तो नारियल में हम लोग एंडोस्पर्म को खाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग प्रॉपर डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, कंसेप्चुअल इसलिए क्या है कि इसका प्रोसेस रहता है भ्रूणपोष बनने का, है ना। ठीक है, तो नारियल में हम लोग खाते हैं। और ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है कि सेब में क्या खाते हैं, टमाटर में क्या खाते हैं, ठीक है, और कटहल में क्या खाया जाता है, लौंग कौन सा पार्ट होता है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं रीजनरेशन किस प्रकार के जंतु में देखा जाता है। मतलब रीजनरेशन का मतलब उसकी बॉडी क्या है, लगातार नहीं बनते जाती है ना, वो सेल्फ रिप्रोड्यूस करता जाता है, तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसका आंसर है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और इसका एक और एग्जाम्पल है जिसमें रीजनरेशन देखा जाता है, वो है हाइड्रा। ठीक है, वो हाइड्रा। तो देखिएगा क्या है, प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमिन्थिस एक ग्रुप होता है, फाइलम है,
उससे बिलोंग करता है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आता है। ठीक है, हाइड्रा और प्लेनेरिया क्या करते हैं, अपने ही बॉडी से नया बॉडी लगातार बनाते जाते हैं और इनकी डेथ मतलब जैसे कि हाइड्रा की वैज्ञानिकों द्वारा एस्टिमेटेड आयु है लगभग 2500 साल की है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रा ऐसा बड बनाता है, वो बड सेपरेट होकर नया हाइड्रा बनाएगा। सेम प्लेनेरिया में भी होता है ऐसा। तो इन दोनों जंतुओं में क्या है, जंतु जगत में रीजनरेशन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो प्लेनेरिया प्लेटिहेल्मिंथेस हाइड्रा सिलेंट्रेटा समूह का जंतु है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी कीट होते हैं, कीट मतलब इंसेक्ट, यहाँ ये उत्सर्जी तंत्र का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो कीड़े मकोड़ों रहते हैं उनके उत्सर्जी पदार्थ में कौन सा पदार्थ रहता है और वो किस कैटेगरी में आते हैं। अमीनोटेलिक जंतु वो होते हैं जिसमें यूरिन में क्या रहता है, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। यूरियोटेलिक यूरिया करते हैं। और क्या यूरिकोटेलिक जो रहते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिन के साथ। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई जिसमें क्या है, जो कीट या इंसेक्ट कीड़े मकोड़े रहते हैं वो यूरिकोटेलिक में आते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना आप कितना शार्प डिफरेंस है यूरियो यूरिको, यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे उसमें देखे थे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, वार्षिक वलय या एनुअल रिंग को गिन करके वृक्षों की आयु की गणना करते हैं। तो पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पैलेंटोलॉजी क्या है, किसका है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पैलेंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग जीवाश्मों या फॉसिल का अध्ययन करते हैं। फॉसिल क्या होता है, कई लाखों करोड़ों साल पहले जीव जंतु पेड़ पौधे क्या है जमीन के अंदर दब गए हैं, जब उनको ना खुदाई करके निकाला जाता है तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कार्बन डेटिंग वगैरह की विधि से, उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आपको देखिएगा मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, विज्ञान एवं उसकी शाखाएं है ना, फैक्चुअल चीज है वो पूरा, उसको जरूर याद कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है और ये बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्थिनोकार्प फ्रूट, पार्थिनो अनिश एक फल बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है प्लांट में। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें ना आर्टिफिशियल तरीके से ना फल प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हार्मोन वगैरह क्या है यूज किया जाता है और लैब में ही क्या किया जाता है वो डेवलप कर दिया जाता है। लेकिन पौधे क्या है, सामान्य रूप से प्रजनन करके डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को स्किप करके जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से फल बनाया जाता है उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या, ये चारों ऑप्शन में पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्प फ्रूट के लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा कि बिना परागण, परागण मतलब पॉलिनेशन, और बिना निषेचन के बना हुआ फल, उसको पार्थिनोकार्प फ्रूट बोलते हैं। मतलब पार्थिनोकार्प मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस गर्भपात कर सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, ये तो कंसेप्ट है इसके पीछे काफी, है ना। ठीक, होता क्या है, यदि किसी लड़की का ब्लड ग्रुप निगेटिव और लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और दोनों में शादी हो गई और उनके जब बच्चे होने का जब टाइम आता है, होता क्या है देखिएगा, निगेटिव फीमेल ब्लड ग्रुप वाली और पॉजिटिव मेल। ठीक है, अगर इस कॉम्बिनेशन में शादियां हुई तो बच्चा जो है वो जन्म लेने में बहुत कठिनाई होती है, बार बार मिसकैरेज या गर्भपात होता है, इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहा जाता है। ठीक है, निगेटिव का मतलब हो जाएगा RH निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा RH पॉजिटिव। ठीक है, ये रीसस एक मंकी होता है, उससे ये टर्म आया है निगेटिव पॉजिटिव। तो रीसस मंकी मतलब बंदर के ब्लड ग्रुप से हम लोग हमारा ब्लड ग्रुप को मैच करके निगेटिव पॉजिटिव का पता लगाते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस कॉम्बिनेशन में जो शादियां होती हैं वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन का थ्योरी किसने दिया था, डार्विन, मेंडल, डीविरीज और क्या है लैमार्क। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन बोला जाता है।
म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन या क्या होता है म्यूटेशन का मतलब जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो हमारे क्या है जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस दो प्रकार के रहते हैं। एक होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, और एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित। तो सेल्फ का मतलब होता है समय के साथ अपने आप जो जीन में चेंजेस आ रहा है वो सेल्फ हो जाएगा। इंड्यूस मतलब किसी बाह्य कारक, जैसे कि क्या है रेडिएशन के कारण, किसी केमिकल के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। तो ये सारे फैक्टर के कारण यदि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहे हैं तो उस घटना को म्यूटेशन कहा जाता है, और इसका सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज या डिवरीज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना या घटना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि क्या करते हैं, रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक क्रियाओं के कैटालिस्ट हैं, या तंत्रिका क्रियाओं का क्या करते हैं नियंत्रण या नियमन करते हैं। ठीक है, देखिएगा एंजाइम क्या होते हैं हमारे शरीर में, है ना, इनको क्या है बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको बायोकैटालिस्ट भी बोला जाता है एंजाइम को। ठीक है, तो इसको बायोकैटालिस्ट या कैटालिस्ट बोला जाता है एंजाइम को, है ना, एंजाइम को बायोकैटालिस्ट या कैटालिस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया होती है उस पाचन की प्रक्रिया में एंजाइम क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लास में तो एंजाइम वगैरह को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजाइम। एंजाइम से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कैटालिस्ट जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या है कम या ज्यादा कर सकता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो कैटालिस्ट पाए जाते हैं उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन में ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे शरीर में एंजाइम जो है पाचन में, श्वसन में, बहुत सारी प्रक्रियाओं में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहां से प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऊंचाई पर क्या होता है ना, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऊंचाई मतलब पहाड़ों पर क्या है जब जाते हैं हम तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है जब हम लोग ना ऊंचाई में चढ़ते हैं, है ना, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, तो क्या होता है वायु का घनत्व तो कम होता जाता है। तो वायु का घनत्व तो कम होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो शरीर क्या करता है उस विपरीत परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को बनाना, लाल रक्त कणिका को बनाना चालू कर देता है, क्योंकि लाल रक्त कणिका क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो शरीर कोशिश करता है कि लाल रक्त कणिका को बढ़ा करके वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करे। इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। ठीक है, तो इस घटना को पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। हालांकि कोई ये बीमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का आरबीसी ऐसे ही बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और देखिएगा चेहरा थोड़ा लाल टाइप का दिखता भी है, गाल के आसपास का एरिया, वो यही है कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कब बढ़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जब ऑक्सीजन कम होता है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो क्या है आरबीसी अपने आप को बढ़ा लेता है नंबर को। इस कंडीशन को हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। रजत मछली या सिल्वर फिश क्या है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ये ना एनिमल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और एक ना बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन यहां से आता है हमेशा, ट्रू फिश, निम्नलिखित में से सत्य मछली कौन सी है। क्योंकि बहुत सारे जंतुओं के नाम में ना मछली आता है लेकिन वो रियल में मछली नहीं होती, जैसे सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश, ये सारी चीजें। तो उसी में से क्या है पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सत्य मछली कौन सी है उसको पढ़ेंगे हम लोग जब अलग अलग फाइलम के हिसाब से, तो क्लियर होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर फिश जो होता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर फिश को ना लेपिस्मा भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा सिल्वर फिश या जो लेपिस्मा होता है, सिल्वर फिश या लेपिस्मा होता है, ये क्या होता है, किताब वगैरह आप देखोगे, बुक्स वगैरह, जो कि खासकर बरसात के समय में बहुत दिनों से हम लोग ना मतलब खोले नहीं रहते हैं बुक को, तो अगर बुक ओपन करोगे ना तो एक चमकीले कलर का छोटा सा कीड़ा निकलता है,
वही सिल्वर फिश है, लेकिन वो मछली नहीं है, वो एक प्रकार का इंसेक्ट है। तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। ठीक है, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ही डायबिटीज को आप पढ़ोगे आपका तुरंत दिमाग इंसुलिन में क्लिक करेगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको पूरा पढ़िए। डायबिटीज इंसिपिडस पूछा गया है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, डायबिटीज मलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज जो वो इंसिपिडस जो प्रॉब्लम है वो एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन की के क्या है अंडर एक्टिविटी के कारण होता है। और जिसको हम लोग सामान्य डायबिटीज जो डिसीज है उसको शुगर के नाम से जानते हैं, उसका मेडिकल टर्म डायबिटीज मलाइटस है। क्लियर? तो यहाँ पे इंसिपिडस पूछा गया है जिसका संबंध क्या है, इंसुलिन से तो नहीं है। ठीक है, क्लियर? मैंने जैसे कि अभी बताया कि इसका संबंध एड्रिनल ग्लैंड या वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन से है। तो ग्लूकेगॉन तो ये तो पैंक्रियास में बनता है, इससे लेना देना नहीं। इंसुलिन से लेना देना नहीं। थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से तो दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका क्या है आंसर, ये आएगा ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? ठीक है, तो टिश्यू का टाइप दिया हुआ है 4 प्रकार का। ठीक है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा, है ना, संयोजी ऊतक, है ना। और इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, ब्लड। तो ब्लड पूरी हमारी बॉडी में फैला रहता है और ब्लड एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। ध्यान रखिएगा, ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है। ये क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लड सेल है कि क्या है, टिश्यू है। ब्लड में बहुत सारी सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और डब्ल्यूबीसी के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, तो ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरो देखिएगा क्या है पता है, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को पता नहीं रहता। एक टर्म आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक टर्म है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक में आता है ये, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये क्या है गलत कर दोगे। और कई लोगों को तो यही नहीं पता है, अधिकांश लोगों की क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल रहता है। और क्या है, क्लोरोप्लास्ट में कहां पे क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड, ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेली, ये सारी चीजें रहती हैं। तो थैलेकॉइड का जो ग्रुप है उसको ग्रैना बोलते हैं, उसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का ग्रैना, इसमें क्या है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये विटामिन की कमी से होने वाली समस्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो कि विटामिन डी या क्या है कैल्सीफेरॉल, है ना, इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी डिफिशियंसी या कमी से होता है। क्योंकि विटामिन डी जो होता है, ये विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल या इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है ना, इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। तो ये जो विटामिन जो डी है ना, जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्लियर है ना, इसको विटामिन डी जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं, ये बोन के हेल्थ के लिए जरूरी है, ये बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। और इसी के क्या है डिफिशियंसी या गड़बड़ी या कमी के कारण ये रिकेट्स, ये दोनों हड्डियों की समस्या है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, हड्डियों में क्या होता है, तेज ना दर्द होता है। तो ये क्या है, दोनों प्रॉब्लम क्या है, हड्डियों का है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाजार, ठीक है, इसके लिए क्या है उत्तरदायी, किस प्रोटोजोआ, क्या है ये प्रोटोजोआ पूछा गया है, किस प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा प्रेजेंट सिनारियो में, क्योंकि क्या हुआ था पिछले साल, मतलब मार्च 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया था, भारत को कालाजार मुक्त घोषित कर दिया था। तो भारत को इन्होंने क्या है, कालाजार मुक्त घोषित किया, है ना।
ठीक है, मार्च 2024 में WHO ने, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाजार को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कालाजार जब भी आप पढ़ोगे सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत गलती होती है यहाँ। इसमें दो चीज होती है, एक इसका वाहक या कैरियर रहता है और एक इसका ना कारक रहता है। तो इसका जो वाहक है वो जो रहता है सैंड फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है मक्खी, और इसका कारक जो है वो लेशमैनिया डोनोवेनी। तो लेशमैनिया जो डोनोवेनी है, ठीक है, लेशमैनिया जो डोनोवेनी है ना, वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब अमीबा के ग्रुप में आता है, और उसके कारण क्या है कालाजार होता है, ठीक है, उसके कारण क्या है कालाजार होता है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसमें डी ऑप्शन, इसका लेशमैनिया, तो लेशमैनिया का पूरा नाम लेशमैनिया डोनोवेनी है, उसके कारण कालाजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस का दूसरा नाम एक और है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, निंद्रा रोग हिंदी में, ठीक है। तो इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ये भी वाहक और कारक वाला रोग है। तो इसका जो वाहक रहता है वो सीसी फ्लाई है, और इसका कारक जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। तो ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा क्या है सीसी मक्खी, है ना, सीसी मक्खी या फ्लाई क्या है, इसका क्या होता है वाहक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाहक और कारक वाले रोग बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछा गया है क्वेश्चन में, कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना, देखिएगा वायरस में क्या है जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है ना, और क्या होता है आरएनए भी होता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए होता है दोनों। हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए और आरएनए है, और एक साथ कोशिका में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और एक साथ कोशिका में पाए जाते हैं। वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए है, किंतु ध्यान रखिएगा एक साथ कभी नहीं पाए जाते। मतलब कोई भी एक वायरस है उसमें आप बोलोगे कि उसमें डीएनए भी है और उसमें आरएनए, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर डीएनए या आरएनए, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज हमने क्या किया था, बायो के कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, और हम लोग फ्यूचर में क्या है और क्या है डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जहां से क्या है क्वेश्चन मतलब कि क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वहां से आने की संभावना रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बैचेस की जानकारी दे दी है और एग्जाम का भी डेट आपको पता है, तो आप क्या है जल्दी से जल्दी अपना क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, और जुड़िए छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छी टीम के साथ और अपनी क्या है सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।